Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the second type for the evaluation of particular integral of homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. In last lecture, we discussed the method for finding the particular integral when the function involved in the equation which is present on the right hand side of the equation is of exponential form. हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो देखा था कि अगर वो राइट हैंड साइड की जो टर्म है जिसका यूज होता है हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, तो उस टर्म का नेचर अगर एक्सपोनेंशियल है तो उस टाइप के प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो अगर अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा तो हमको फिर दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक सेकेंड मेथड और डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन इन्वॉल्व होता है इक्वेशन का, वो अगर साइन या कोसाइन अगर होता है तो उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मेथड डिस्कस कर देंगे और उसके बाद इसका एग्जांपल ले लेंगे कि हाउ टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फंक्शन प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इन्वॉल्व द फंक्शन साइन और कोसाइन। अगर ये दोनों में से कोई फंक्शन होता है तो ही आपको ये मेथड यूज करनी है। जैसे कि हमने जनरलाइज तो बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत सारे फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन आता है, कॉस आता है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बहुत सारे फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली वही फंक्शन के लिए ये मेथड यूज करना है जब साइन या कॉस फंक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और वहाँ पर भी एक कंडीशन ऐसी है कि आप ये टाइप तभी यूज कर सकते हैं जब साइन और कोसाइन की वैल्यू, वो फंक्शन की जो पावर है वो लीनियर चाहिए, मतलब डिग्री उसकी 1 चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर होगा तो आपको पहले वो लीनियर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या साइन क्यूब होगा तो उसको भी आपको लीनियर पावर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। मतलब फंक्शन तो नेचर यही रहेगा आपका साइन। तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन का पावर कितना है, 1 है, मतलब लीनियर फंक्शन है। और कोसाइन फंक्शन भी कैसा है, उसी टाइप का है। तो फंक्शन सिर्फ अलग अलग रहेंगे प्रॉब्लम में, लेकिन मेथड दोनों के लिए एक ही है। जो मेथड साइन के लिए एप्लीकेबल होगी वही कोसाइन के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने यहाँ पे जो दिया है ये साइन के लिए दिया है, तो आपको सिमिलरली यही मेथड कोसाइन के लिए वहाँ पे यूज करना है। तो हम मेथड वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिजल्ट मालूम है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या रहता, 1/f ऑफ डी डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। और एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू सपोज हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या किया, मैंने इस फंक्शन को मैंने चेंज किया। अभी क्यों चेंज किया इसके बाद आपको मालूम गिरेगा। तो सपोज अगर आपके पास डी और डी डैश का फंक्शन है तो उस फंक्शन में डी की लीनियर टर्म हो सकती है, डी स्क्वायर भी हो सकता है और डी क्यूब भी हो सकता है, या डी रेज़ टू द पावर 4 भी होगा। सिमिलरली उस प्रॉब्लम में डी डैश हो सकता है, डी डैश का स्क्वायर भी हो सकता है और डी डैश का क्यूब भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ डिनोट क्या किया, इस फंक्शन में डी और डी डैश है, लेकिन उसमें डी और डी डैश के पावर क्या हो सकते हैं, कुछ भी पावर हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसमें डी होगा तो डी स्क्वायर भी हो सकता है, डी डैश होगा तो डी डैश स्क्वायर भी हो सकता है, और इसका मिक्सिंग भी हो सकता है। अभी ये मैंने क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर ये मेथड यूज करनी है तो आपको टर्म इसी फॉर्म में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहली मेथड देखी होंगी, पहले मेथड में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो हमने डायरेक्ट क्या किया था, d इज इक्वल टू a और d डैश इज इक्वल टू b। a मतलब x का कोएफिशिएंट और b मतलब y का कोएफिशिएंट। तो वहां पे सिर्फ d को x के कोएफिशिएंट से और d डैश को y के कोएफिशिएंट से आपको रिप्लेस करना था। लेकिन जब भी सेकंड टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपको साइन या कोसाइन, तो उसमें अगर आपको टर्म रिप्लेस करना है तो यहाँ पर हमारी जो मेथड है वो सेकंड ऑर्डर की मेथड है। मतलब आप जब टर्म रिप्लेस करेंगे तो आप डी को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते और आप डी डैश को भी यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको अगर रिप्लेस करना है तो आप डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, आप इसका कॉम्बिनेशन यूज रिप्लेस कर सकते हैं डी डी डैश, और आपको डी डैश स्क्वायर भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब टर्म जो आपके रिप्लेस करने की जो टर्म चाहिए आपको, वो आपको सेकंड ऑर्डर चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस फंक्शन को इस टाइप में लिखा। क्यों? क्योंकि समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा।
ठीक है। अभी जरूरी नहीं कि इसमें यही टर्म होगी, यहाँ पे डी का क्यूब भी हो सकता है। तो अगर डी का क्यूब अगर होगा तो इसको मैं क्या करूंगा, डी इंटू डी स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर में इंटरेस्ट है। अगर मेरे पास डी इंटू डी डैश का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे डी डी डैश स्क्वायर भी मैं यूज कर सकता हूँ, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ डी डी डैश डी डैश। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपको जो करना है, इसमें आपको सेकंड ऑर्डर की टर्म चाहिए, तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से क्या करेंगे, हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अभी करना क्या है, तो देखिए डी मालूम है आपको, डी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है आपको, कितना है ए, तो इसका आपको स्क्वायर करना है और इसका निगेटिव देना है, स्क्वायर करके इसका निगेटिव देना है। मतलब एक बात यहां पे हमेशा आप ध्यान में रखो कि ये वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेंगी, क्योंकि सपोज ए अगर पॉजिटिव है तो ए का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। और ये की वैल्यू सपोज निगेटिव भी है तो निगेटिव का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर तो निगेटिव है, तो वो हमेशा वैल्यू क्या रहेंगी, ये निगेटिव रहेंगी। डी डैश में क्या करना है, डी मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डी डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है ए और उसका कोएफिशिएंट कितना है बी, तो इसका भी प्रोडक्ट मतलब ए बी, और उसका क्या करना है आपको, निगेटिव करना है, मतलब माइनस ए बी हो गया। और लास्ट में डी डैश स्क्वायर, तो डी डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो y का कोएफिशिएंट कितना है b, तो इसका स्क्वायर कर दो और उसका भी निगेटिव कर दो। मतलब अगर साइन या कोसाइन टर्म आपकी इन्वॉल्व होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में और उसका आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो हमारे टर्म हमको चाहिए वो टर्म सेकंड ऑर्डर की चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर की टर्म अगर आपके पास है तो उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ एडजस्ट करेंगे, और अगर उसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो कुछ बाहर से कैलकुलेशन करके हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप इस टाइप की टर्म वहां पे इन्वॉल्व नहीं होती है तब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए साइन और कोसाइन में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो आपको ये तीन टर्म यहां पे जो दिखती है उसी टाइप की टर्म यहां पे प्रेजेंट चाहिए जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे इसको इस फॉर्म में लिखा था। तो अभी डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो होगा ये हमारा फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे कंडीशन रहेंगी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो क्या होगा, 1/0 इज इनफाइनाइट, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो जीरो अगर होता है तो आपको पुराने केस मालूम है, केस टाइप 1 में क्या किया था हमने, इसका डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे x दिया था और यही प्रोसीजर हम क्या करते थे, रिपीट करते थे। तो जो स्पेशल केस है मतलब अगर जीरो होता है तो वो आपको सेम वैसे ही यूज करना है जैसे हमने पहले टाइप में या पहले केस में यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी मेथड हो गई डिस्कस। अभी देखिए अभी ये कब तक सॉल्व करना है आपको, तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारा जो फाइनल लास्ट आंसर रहेगा वो आंसर वही रहेगा जिसमें सिंबल कोई भी प्रेजेंट नहीं है। कौन से सिंबल, डिफरेंशिएट के सिंबल, मतलब डी और डी डैश। तो डी और डी डैश अगर पूरे तरीके से निगलेक्ट हो गए, एलिमिनेट हो गए, अगर कहीं पर भी आपको डी और डी डैश वहां पे दिखता नहीं है, प्रॉब्लम में प्रेजेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो आंसर है वो हमारा उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फाइनल आंसर हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम ऑलरेडी पहले निकालते थे, तो लास्ट में हमको कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये मेथड आपको तभी यूज करना है जब फंक्शन क्या रहेगा, साइन या कोसाइन। ठीक है, ये स्पेशल मेथड है फॉर साइन या कोसाइन फंक्शन के लिए, लेकिन यहां पर भी साइन का पावर क्या है 1, मतलब लीनियर टर्म है, और कोसाइन का पावर भी कितना है 1, ये भी लीनियर टर्म है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने साइन के लिए डिस्कस किया था, आपको सिर्फ कोसाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, कॉस कॉस कॉस, बाकी प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये मेथड यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम में अगेन वही है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ही है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका अच्छे से हुआ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, तो लेकिन प्रॉब्लम में तो हमको निकालना तो है, और बाद में लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो एक केस हमने ऑलरेडी ली थी, e टू द पावर, आप समराइज कर लो केसेस बराबर। एक्सपोनेंशियल है तो d इक्वल टू a, d डैश इक्वल टू b, मतलब सिंगल पावर इज रिप्लेस बाय सिंगल टर्म, सिंगल पावर इज रिप्लेस बाय सिंगल टर्म। लेकिन अगर साइन और कोसाइन है तो डबल ऑर्डर, d स्क्वायर d डैश स्क्वायर या d इंटू d डैश, किससे रिप्लेस करेंगे, निगेटिव a स्क्वायर, निगेटिव b स्क्वायर या निगेटिव ab, ये तीनों के
इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इसी टाइप पे। सो एग्जांपल इज सॉल्व del 2z by del x square plus del 2z by del x del y minus 6 into del 2z by del y square is equal to cos of 2x plus y। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, इसका हमको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि राइट हैंड साइड पे डिपेंड होगा। लेकिन सबसे पहले इसके पहले आपको क्या करना है, पहले तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे जो इक्वेशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर उसमें दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड पार्ट रहेगा हमारा टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लिख लेते कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। तो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ओके। तो पहली स्टेप हमारी ये है कि इस इक्वेशन को हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो हम उसको कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो उसको हम कैपिटल D डैश से रिप्लेस करेंगे। तो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म it can be written in symbolic form as, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है और डबल डेरिवेटिव किससे, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x मतलब d, लेकिन डबल है तो क्या हो जाएगा ये d स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव है लेकिन एक x से और एक y से है तो एक d आएगा और एक d डैश आएगा, माइनस 6 डबल डेरिवेटिव है लेकिन दोनों y से है मतलब d डैश का स्क्वायर, और z बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बचेगा, cos ऑफ 2x प्लस y। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अभी इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वो लिखेंगे हम, सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम अभी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा हमारा टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सेकंड टाइप हमारा रहेगा टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमको चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट्स निकालेंगे और जितने रूट्स होंगे उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका CF लिखेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जहां पर d है वहां पर आपको m रखना है और जहां पर d डैश है वहां पर आपको 1 रखना है। d इज रिप्लेस बाय m और d डैश इज रिप्लेस बाय 1। तो अगर ये रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे d स्क्वायर है तो ये मिलेगा आपको m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे d और यहाँ पे d डैश तो m इंटू 1 मतलब m, माइनस 6 इंटू d डैश स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 इंटू 6 इज 6। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो टर्म आती है उसको हम 0 कंसीडर करना है आपको, तो इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पर z बचेगा, बराबर है। लेकिन z को अगर मैं इधर डिवाइड कर देता हूं तो 0 बाय z कितना हो जाएगा, 0, मतलब आपको यही इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद इक्वेशन के आपको ऑर्डर देखनी है। किस लिए देखनी है, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व कर हमको इसके रूट्स निकालने हैं। अभी इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, जितनी उसकी हाईएस्ट ऑर्डर होगी या हाईएस्ट पावर होगा। तो अगर आप m का हाईएस्ट पावर देखते हैं तो वो 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब उसकी पावर अगर 2 है तो उसको हमेशा कितने रूट्स रहेंगे, उसको 2 रूट्स रहेंगे। तो आपको इसके 2 रूट्स निकालने हैं। अगेन रूट्स निकालने की मेथड आपके पास कैलसी होगा, कैलसी पे आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आपको अलग से कोई मेथड अगर मालूम है तो वो मेथड भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ से मेथड से करूँगा। आपको अगर मेथड नहीं करना है तो आप कैलसी पे डायरेक्ट इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेथड के लिए क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको टर्म देखना है, यहाँ पर -6 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 × -6 कितना हो जाएगा -6, और मिडिल टर्म कितना है 1। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं या फिर और कुछ तरीके हैं, तो आपको जो भी इजी लगता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके में क्या करना है आपको ऐसे 2 नंबर देखना है कि जिसका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये आंसर आना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको ये आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास 2 नंबर है ऐसे, कौन से है, मैं अगर 3 और -2 इसको कंसिडर करता हूं तो 3 और -2 कितना हो जाएगा, -6 रहेगा, और 3 - 2 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मेरे पास ऐसे 2 नंबर मिल गए मुझे कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे -6 मिलेगा और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे 1 आएगा। तो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होता है हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो मिडिल टर्म में यम है, यम मतलब 1m मतलब 1, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 - 2। तो इसलिए मिडिल टर्म को क्या करेंगे हम, स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा m² प्लस 1 मतलब 3 - 2, तो m मतलब 3m - 2m -6 = 0। ये 2 इक्वेशन आपको सिर्फ देखना है कि दोनों इक्वेशन सेम है क्या। m² पहली टर्म है, -6 लास्ट टर्म है, और इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं हम तो +m आएगा, तो जो मिडिल टर्म है तो सिर्फ हमने स्प्लिट कर दिया। अभी क्या करना है आपको, इसके पेयर करना है, इसके एक पेयर और इसके एक पेयर। पहले पेयर में से मैं m कॉमन ले सकता हूं तो मुझे मिलेगा m + 3, और यहां से मैं -2 कॉमन ले सकता हूं। -2 लेने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस लेने के बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगी, तभी सक्सेसफुल होगी जब आपको एक ब्रैकेट कॉमन मिलेगा। और अगर आप इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको वो ब्रैकेट कॉमन मिलेगा ही। तो मुझे एक ब्रैकेट कॉमन मिल गया तो मैं इस ब्रैकेट को बाहर लेता हूं, और दूसरी टर्म कौन सी बचेगी, फिर यहाँ पे m बच गया और यहाँ पर -2 = 0। तो 2 रूट्स चाहिए हमको, इसको 0 से हमको इक्वेट करना है। तो अगर m = 3 है, m + 3 = 0 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, और m - 2 = 0 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हमें इसके 2 आंसर मिल गए, एक आंसर है 2 और एक आंसर है -3। तो आप अगर कैलसी पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। सिर्फ ये जो स्टेप है ये आपको करने का कुछ काम नहीं है, आपको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 2 रूट्स मिल गए हमको, तो इसका यूज करके हमको क्या करना है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है प्रॉब्लम का। सो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको जितने रूट्स मिले हैं उतने आपको आर्बिट्ररी फंक्शन लिखने हैं। तो मेरे पास 2 रूट्स है तो मैं 2 ही फंक्शन लिखूंगा। तो पहला फंक्शन का पैटर्न भी फिक्स है, f(y + mx), और दूसरा फंक्शन f(y + mx), और दोनों को ऐड कर दो। कंडीशन ये है कि दोनों फंक्शन मुझे अलग अलग चाहिए, तो एक फंक्शन को मैं f1 बोलूंगा और एक फंक्शन को f2 बोलूंगा। जरूरी नहीं है कि मुझे f1 f2 लेना है, आप एक को f दूसरे को g लिख सकते हैं, या g1 g2 भी ले सकते हैं, या आप phi1 phi2 भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन पहले से जब हमने स्टार्ट किया था वहां पे आप जो मेथड यूज करेंगे वही मेथड आप आखिरी तक वही मेथड कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि अप्लाई करने के लिए क्या होगा, थोड़ा आपको ईजी जाएगा वो। इसके बाद रूट्स आपको देखना है, सबसे मेन यहाँ पे रूट्स का ही कंसेप्ट है। रूट्स में क्या है, 2 टाइप के रूट्स मिलेंगे आपको, रियल और कॉम्प्लेक्स नहीं, वो यहाँ पे नहीं रख, वो आपको यूनिट 1 में देखना है कि रियल होगे तो क्या होगे, कॉम्प्लेक्स होगे तो क्या होगे। यहाँ पे जो भी रूट्स आएंगे वो रूट्स आपको कंसिडर करना है। सिर्फ आपको देखना है कि रूट्स रिपीट है या नॉन रिपीट है। रिपीट है मतलब क्या है, एक ही वैल्यू मिल रही है आपको, मतलब एक अगर 2 मिला तो दूसरा भी 2, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, 2 रूट्स अगर है तो। और नॉन रिपीट मतलब दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक वैल्यू आपकी 2 है और एक वैल्यू कितनी है, -3 है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है तो ये बराबर है। फिर यहाँ पे एक वैल्यू को हम बोल देंगे m1 और एक वैल्यू को बोल देंगे m2। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, m1 और m2 के वैल्यू पुट करना है। कौन सी पुट करेंगे, इसको m1 करो तो ये m2 हो जाएगा, या आपको इसको m1 करना है तो इसको m1 करो, ये m2 हो जाएगा। आप इसमें शफलिंग कर सकते हैं, इंटरचेंज आप कर सकते हैं। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको मिलेगा f1 ऑफ y, मैंने अगर -3 ले लिया तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस f2
y, यहाँ पे +2 है तो प्लस m2 की वैल्यू 2x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 2 मतलब हमारा वो फाइनल आंसर है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मेथड थ्रू आउट द टॉपिक एक ही मेथड है जो हमको फॉलो करना है। पहले दिन से हमने जो यूज़ किया था, इस टॉपिक स्टार्ट होने के बाद जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मेथड डिस्कस की थी, वही मेथड आपको थ्रू आउट द टॉपिक वही मेथड यूज़ करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो गया, सिर्फ चेंज क्या होगा हमारा हर बार पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और बाद में दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसका फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो सबसे पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिजल्ट लिखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिजल्ट हमारे पास जो है वो है 1/f ऑफ d डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारा रिजल्ट है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ डी डैश। मतलब क्या होता है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं जिसमें हम d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं, उसका पहला जो इक्वेशन है मतलब सिंबॉलिक फॉर्म का लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म प्रेजेंट है वो क्या रहता है हमारा एफ ऑफ डी डैश। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, एफ ऑफ डी डैश। तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे हम, तो डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। बराबर, तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा। अभी इसको हमको सॉल्व करना है कंप्लीटली राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। सो विच इज इक्वल टू, कौन सी मेथड यूज करना है वो सब कुछ इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। देखिए आप अपने मन से तो कोई मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपका तभी करेक्ट होगा जब मेथड करेक्ट होगी। मतलब अगर आपने एक्सपोनेंशियल की मेथड यहाँ पे यूज कर दी, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा आपका, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा, 100% वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप कोई अलग मेथड यूज करते हैं तो आंसर तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है, लेकिन सब गलत हो जाएगा। इसीलिए जिस फंक्शन पे जो मेथड हमने डिस्कस की है वही मेथड उस फंक्शन के लिए हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन आप ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे फंक्शन हमारा कोसाइन फंक्शन है, और हमने टाइप 2 देखा है जो अप्लीकेबल है सिर्फ साइन और कॉस फंक्शन के लिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, फंक्शन साइन या कॉस ही चाहिए, जो कि हमारा है कॉस है, और उसका पावर 1 ही चाहिए था। तो कॉस का पावर नहीं है मतलब 1 ही है, मतलब ये परफेक्टली टाइप 2 में बैठ जाता है, और इसका इवोल्यूशन हम टाइप 2 से कर सकते हैं। तो टाइप 2 में सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखना है कि टाइप 2 में हमको क्या करना है। सो टाइप 2 में हमको सेकंड ऑर्डर की टर्म रिप्लेस करना है, मतलब डी स्क्वायर रिप्लेस करना है, डी डैश रिप्लेस करना है, और डी डैश स्क्वायर रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है ए स्क्वायर, इसको ए बी, और इसको बी स्क्वायर, लेकिन तीनों क्या निगेटिव, तीनों वैल्यूज क्या करना है हमको निगेटिव। और यहाँ पर ए और बी क्या होता है, ए मतलब जो साइन या कोसाइन फंक्शन है उसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं हम a, और जो y का कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं हम b। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पहले यहाँ पे कोसाइन फंक्शन है तो x, d मतलब क्या होता है x, d इज एसोसिएट विद द x। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, और उसका निगेटिव -4 हो गया। बाद में x का कोएफिशिएंट कितना है 2 और y का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका प्रोडक्ट कर दो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, और इसका निगेटिव मतलब -2। लास्ट में y का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और उसका निगेटिव मतलब -1। तो आपको क्या करना है, जहां पर डी स्क्वायर होगा वहां पर -4 रखना है, जहां पर डी डैश होगा वहां पे -2 रखना है, और वहां पर जहां पर डी डैश स्क्वायर होगा वहां पर -1 रखना है। तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। सो ये होगा 1/d स्क्वायर -4 प्लस d इंटू डी डैश -2 -6 डी डैश स्क्वायर -1 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 -2 -6
और +6, यहां पे होगी गड़बड़। इसलिए मैंने आपको पिछले टाइप में भी बोला था कि आपको पहले वैल्यू निकाल के रखनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो ही आनी चाहिए, वो जीरो भी आ सकता है। फिर जीरो आने के बाद क्या होगा, जो भी आपने सॉल्व किया उसको सब आपको कैंसिल करो, क्रॉस करो, वही झंझट लगेगी। फिर कैंसिल करने के बाद क्या होगा, वो अच्छा भी नहीं दिखता। इसलिए क्या करना है, पहले आपको देखना है कि वो वैल्यू जीरो होती है, जीरो नहीं होगी। अगर वो वैल्यू जीरो नहीं होगी तो फिर हम डायरेक्ट उसको यूज करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू जीरो हो गई तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस यहाँ पे देखिए अभी -6 + 6 क्या हो गया, 0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब ये मेथड क्या हो गई, फेल। मतलब ये हमको फिर अभी करना ही नहीं है, तो ये तो हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तो हमको इसी मेथड से करना है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये तो यूज करना ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको कॉस और साइन होता है तो आप अलग कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। आपको ये तीनों वैल्यू का ही यूज करके उसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये तीनों वैल्यूज मैं यूज करूंगा तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो रहा, मतलब केस फेल हो गई। इसीलिए फिर पिछले टाइप में अगर आप थोड़ा रिकॉल करेंगे तो हमने एक उसके बाद एक्सटेंशन देखा था उसका, कि डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो क्या करना है। डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो क्या करना था, हमको जो नीचे की टर्म है उसका हमको डेरिवेटिव लेना था और वहां पर x देना था, और वो जो अपनी मेन प्रोसेस है वही क्या करना है, रिपीट करना है। वहां पर हम क्या रिपीट करते थे, d इज रिप्लेस बाय a और d इज रिप्लेस बाय b। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर cos है, मतलब ये तीनों वैल्यूज को रिप्लेस करना ही है। तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव किससे लेना है, डेरिवेटिव लेना है आपको d से। ठीक है, और d से लेंगे तो d डैश क्या रहेगा, d डैश रहेगा हमारा कांस्टेंट। अगर वो सेपरेट है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0, और अगर सेपरेट नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं d से। तो पहला है d स्क्वायर, तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस d। बाद में d का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू d डैश इज d डैश, और यहां पर तो d प्रेजेंट ही नहीं है, तो d से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यही टर्म बचेगी, और यहां पर बचेगा हमारा cos ऑफ 2x + y, और यहां पर आपको x देना है। यहां पर क्या देना है, हमको x देना है, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यहां पर हमको एक टर्म लिखना है जो कि x होती है। तो यहां पर x हमने दे दिया। उसके बाद यही प्रोसीजर हमको रिपीट करनी है जो हमारी मेन प्रोसेस है। अभी यहां पे प्रॉब्लम तो और आ गया। देखिए मैंने ये जो प्रॉब्लम लिया है एग्जाम में पूछा है एक बार, तो मैंने वो डायरेक्ट ले लिया, और ये प्रॉब्लम में क्या हो जाएंगे, आपकी सभी केसेस आ जाएंगे कि प्रॉब्लम में मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये सभी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये एकदम कंप्लीट प्रॉब्लम है, और थोड़ा इजी कैसे हो जाएगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम बनेगा। तो हमने डायरेक्ट यही लिया कि इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो अभी देखिए, अभी मुझे क्या करना है, ये मेथड यूज करना है। अगर कॉस या साइन होगा तो क्या होगा, तो कॉस और साइन के लिए आपको क्या करना है, d स्क्वायर d डैश और d डैश स्क्वायर, इसको ही रिप्लेस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू आपको प्रॉब्लम में प्रेजेंट चाहिए अगर रिप्लेस करना है। तो मेरा प्रॉब्लम तो अभी ये बन गया, और इस प्रॉब्लम को मैं देखता हूं तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की कोई टर्म ही प्रेजेंट नहीं है। तो सेकंड, और मुझे तो सेकंड ऑर्डर ही रिप्लेस करना है। गलती से अगर आपने सोच लिया कि यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, d और d डैश को ही रिप्लेस कर देंगे, तो ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने मेथड ही फॉलो नहीं की है। तो हमको रिप्लेस तो यही करना है, लेकिन यहाँ पर ये टर्म नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पर, मतलब उसको आपको लाना पड़ेगा। इसको रिप्लेस करने के लिए इस टर्म को आपको इस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, उस मेथड को मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, x, ये टर्म को आपको एज इट इज रखना है 2d + d डैश। ठीक है, आपको यहां पे एक टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना है और सेम टर्म से डिवाइड करना है। क्यों सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम टर्म से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी टर्म से उसी टर्म से हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगी, मतलब 1 आ जाएगा आंसर, और 1 से अगर कोई टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई हमारा चेंज नहीं होगा, मतलब हमको सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट किस लिए करनी है यहाँ पर,
सेकंड ऑर्डर की टर्म यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो ये जो टर्म है ना, इसमें से आप एक टर्म का साइन चेंज कर दो। देखिए यहां पर ये प्लस साइन है और यहां पर भी एक प्लस साइन है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक तो इसको माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आपके पास एक रिजल्ट है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रिजल्ट क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे इस टाइप की टर्म आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यही टर्म यहाँ पे यूज करना है, लेकिन एक साइन को हमको चेंज करना है। कोई भी एक करो, इसका साइन चेंज करो या इसका साइन चेंज करो। तो हम यहाँ पे एक साइन चेंज कर देते हैं। तो इस टर्म को मैं लिखता हूं 2d, ये प्लस है तो मैं इसको माइनस कर देता हूं d डैश। अभी जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे आपको उसी टर्म से डिवाइड करना है, 2d प्लस माइनस d डैश। क्या होगा, क्योंकि यही टर्म से मल्टीप्लाई किया, यही टर्म से डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब यही टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, cos ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू ऊपर की जो टर्म है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज रखो, और नीचे की जो टर्म है इसको बोलेंगे हम a प्लस बी और इसको बोलेंगे a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रिजल्ट रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब पहली टर्म, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म इंटू कॉस 2x प्लस वाई, विच इज इक्वल टू x इंटू ऊपर की टर्म अगेन एज इट इज d डैश अपॉन, इसको इवेल्यूएट कर दो, ट्वाइस d का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर, और d डैश का स्क्वायर हो जाएगा d डैश स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। देखिए अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको सेकंड ऑर्डर की टर्म मिल गई, और यहाँ पे इसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है, तो इसको आप अभी रिप्लेस कर दो। तो x इंटू ट्वाइस डी माइनस डी डैश अपॉन 4 इंटू डी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू फॉर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस डी डैश स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू फॉर डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, विच इज इक्वल टू x एज इट इज, ऊपर की टर्म है ट्वाइस डी माइनस डी डैश अपॉन, यहां पर इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया -16, 4 इंटू 4 इज 16 मतलब -16 और माइनस माइनस प्लस 1, तो -16 प्लस 1 इज -15 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रॉब्लम में अभी भी d और d डैश बाकी है, यहां पर d और d डैश अभी भी बाकी है, इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। तो इसीलिए अगेन इसको हमको सॉल्व करना है, और जब तक ये पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाते तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। अभी इसको वैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। तो यहां पर -x/15, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, -x/15 इन ब्रैकेट। अभी यहां पे क्या करेंगे, हम इसको ऑपरेट कर देंगे। ऑपरेट कैसे करेंगे, तो देखिए ट्वाइस डी इंटू ये हो जाएगा, मतलब इसको लिखता मैं ट्वाइस डी ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस वाई माइनस डी डैश ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। इसको क्या किया, सबसे हमने रिप्लेस कर दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 एज इट इज, डी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, और डी मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी डैश मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका हमको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो cos है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos, माइनस साइन, बराबर, और बाद में 2x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा, बराबर। देखिए 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ cos, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, बाकी के टर्म एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव x से लेना है तो y का 0 हो गया, x का 1 इंटू 2 इज 2, मतलब यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली इसका माइनस, यहाँ पे क्या है डी डैश है, डी डैश मतलब क्या होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे y प्रेजेंट है क्या है, मतलब इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है अगेन माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2x प्लस वाई,
और 2x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या रहेगा, x का 0 y का 1, तो 1 इंटू ये करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यही आंसर मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर, और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं विच इज इक्वल टू, अभी देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x/15 और ब्रैकेट के अंदर अभी देखिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे माइनस निकल जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, सो 4 साइन 2x प्लस वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाला, यहां पे ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस साइन 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो ये बन जाएगा x/15 इंटू 3 साइन 2x प्लस वाई मतलब x/5। x/5 देखिए एक बार और मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमने यहां पे रिजल्ट लिख लिया, रिजल्ट हमारे पास है। फिर हमने ए टर्म देखी, ए टर्म हमको क्यों देखना है, क्योंकि इसी टर्म पे डिपेंड करेगा कि आपको प्रोसीजर में क्या करना है। तो इस टर्म में कोसाइन टर्म प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट ऑर्डर में प्रेजेंट है, इसलिए हम टाइप 2 यूज करेंगे। और टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में सेकंड ऑर्डर की टर्म हमेशा रिप्लेस होती है। सेकंड ऑर्डर मतलब डी स्क्वायर, डी स्क्वायर और उसका मिक्सिंग। अभी डी मतलब क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब 2 का स्क्वायर 4 तो -4, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 तो -1 हो गया ये, और इसका मिक्सिंग कितना हो गया 2 तो वो -2 हो गया। तो मतलब ये आपको रिप्लेस करना ही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने रिप्लेस कर दिया भी इसको तो इसकी वैल्यू हो रही है 0, और 0 मतलब 1/0, एंड 1/0 क्या रहता है, इन्फानाइट। तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला फिर, क्योंकि इन्फानाइट आंसर हो गया। लेकिन सोल्यूशन तो हमको फाइनाइट चाहिए, तो फिर इसीलिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड मेथड है 0 होने के बाद क्या करते हैं, तो इसका मैंने डेरिवेटिव ले ला विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस डी, इसका डेरिवेटिव हो गया डी डैश, और यहाँ पे तो डी प्रेजेंट नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। डेरिवेटिव जैसे भी लिया हमने यहाँ पर एक्स देना है। एक्स क्यों दिया मैंने, क्योंकि मैंने डी से डेरिवेटिव लिया है, और डी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वो एक्स का फंक्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स दिया है, ये एज इट इज। इसके बाद करना तो हमको यही है, लेकिन सेकंड ऑर्डर की टर्म यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए ये टर्म को हमको इंट्रोड्यूस करना है। अभी इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हर प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पे जो टर्म होती है उसमें से एक साइन चेंज कर दो और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मैंने ये साइन चेंज कर दिया, निगेटिव कर दिया, उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया और उसी टर्म से डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर में तो वही टर्म रहेगी, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला यूज होगा a + b a - b। तो a मतलब ट्वाइस डी, तो इसका स्क्वायर हो गया ट्वाइस डी स्क्वायर, और ये डी डैश स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज। इसको सॉल्व किया हमने, 4d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना है -4, यहाँ पे पुट कर दिया, और डी डैश स्क्वायर कितना है -1, यहाँ पे यूज किया। तो ये हो गया -16 + 1 दैट इज -15, और ये बाकी की टर्म एज इट इज। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्यों सॉल्व नहीं हुआ, जब तक ये डी और डी डैश रिप्लेस नहीं होते तब तक ये सॉल्व होगा ही नहीं अभी। लेकिन पहले जैसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले ये टर्म डिनोमिनेटर में थी तो इसको ऑपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में है ना तो आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसको ऑपरेट कर दिया, तो x - 15 एज इट इज, ये हो गया ट्वाइस डी ऑफ, और ये हो गया -d डैश ऑफ। ध्यान में ये रखना है आपको, d मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और d डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए इस टर्म में x तो प्रेजेंट है तो इसका डेरिवेटिव निकल सकता है, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। तो ये हो गया 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, और अंदर के टर्म का डेरिवेटिव अगर x से लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और y का डेरिवेटिव 0, मतलब यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस और ये साइन, लेकिन यहाँ पे जो अंदर की टर्म है इसका y से लेना है, तो x का डेरिवेटिव हो गया 0, y का 1 ही, तो 1 इंटू एनीथिंग इज वही टर्म रहेगी, तो ये टर्म हमको मिल गई। हम इसको एडजस्ट करेंगे अभी। तो एडजस्ट करने के लिए मैंने माइनस को तो बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, x/15 एज इट इज, और ये 2 इंटू 4 इंटू साइन हो गया, 4 इंटू साइन। माइनस को मैंने बाहर लिया था तो यहाँ से भी माइनस लिया और यहाँ से भी माइनस लिया,
तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस मतलब माइनस इंटू माइनस, एक माइनस कॉमन, तो एक माइनस यहाँ पर बचेगा, तो एक माइनस यहाँ पर बच गया। दोनों टर्म तो सेम है, तो 4 साइन माइनस साइन कितना हो जाएगा 3 साइन, और 3 इंटू 5 कितना होता है 15, तो x/5 साइन 2x + 5। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर कोई भी डी है, कोई भी डी डैश बाकी नहीं है, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हमारे पास है, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है, सिर्फ दोनों को ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन। सो इक्वेशन क्या बोला था हमने इसको, उसको शायद 3 बोला होगा, तो इसको 4 कर दो आप। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 कौन सा था, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या था, z का आंसर, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किस में है, z में है, इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। व्हाट इज द वैल्यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, f1 ऑफ y, रूट्स क्या थी इसके, -3 थी शायद, वो देख लो आप चेक करके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शायद यही होगा, ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस x/5 साइन 2x + 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो गया, क्योंकि उसमें मैंने कंबाइंड जो पूरा पैकेज रहता है, मतलब हार्डेस्ट प्रॉब्लम कैसा रहेगा आपका, क्योंकि नॉर्मली अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपको आंसर मिल गया फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन कभी उसकी वैल्यू 0 आ गई, जैसे इसमें आ गई थी, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, मतलब वो भी के सामने अप्लाई करके देखी। उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद अगर सेकंड ऑर्डर की टर्म प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो हमको सेकंड ऑर्डर लाना पड़ेगा, तो वो भी आ गया। मतलब पूरे जितने भी पॉसिबल केसेस थे यहाँ पर इस टाइप में, वो सभी इस प्रॉब्लम में कवर हो गए, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम बराबर से देख लो, ये मेथड पहले कंसेप्चुअली मेथड देख लो पहले कि मेथड में क्या क्या बताया है, कैसे कैसे करना है। मेथड का यूज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर ये समझ में आता है आपको तो कुछ प्रॉब्लम लीजिए आप इसी टाइप पे और उसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। और नॉर्मली वही प्रॉब्लम आप लो जो एग्जाम में पूछे है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछते हैं वही हर बार रिपीट होती है। तो अगर आपने उसी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर दी तो आपको क्या होगा, एग्जाम में अगर वो प्रॉब्लम आ गया तो इजीली आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड टाइप देखेंगे और बाद में इसका कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम भी हम दे सकते हैं। थैंक यू।